दोस्तों नमस्कार। यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। हम लोग भाग 5 पढ़ रहे हैं। भाग 5 में 2 पार्ट कर चुके हैं। आज भाग 5 का ही तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं अच्छा समझा पा रहा हूं और आपके लिए कंटेंट अच्छा तैयार कर पा रहा हूं। हर रोज़ कुछ नया करने की सोचता हूं आपके लिए, ठीक है। और आज देखिए, कल कुछ इम्प्रूवमेंट किया था और आज देखिए मैं आपके लिए किस तरीके से कंटेंट को प्रिपेयर किया हूँ। और ठीक है, देख लीजिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, एक नज़र। उसके बाद हम लोग क्रम से पार्ट 5 का माने भाग 5 का पार्ट 3 करेंगे, लेक्चर 11, ठीक है। और एक लेक्चर और भी आएगा इसी भाग 5 का और इस तरीके से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 5 में भाग 5 का ये पार्ट 3 है और लेक्चर नंबर 11, ठीक। आप रिलैक्स मोड होकर में एज ए अधिकारी के रूप में एक ऑफिसर के माइंडसेट से पढ़िएगा। हूबहू मैं आप में उतारने का प्रयास करूँगा। फुल एफर्ट आपके लिए मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संघीय विधायिका या संघीय विधायिकाओं को माने केंद्र की जो विधायिका है वो कौन सी है? संसद है। इसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। द यूनियन लेजिस्लेचर, इसी को पार्लियामेंट भी कहते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, हम पीछे और इस लेक्चर को दोनों को कनेक्ट करेंगे। जैसे हम पढ़ रहे थे इस पूरे भाग में, भाग 5 में संघीय सरकार, उसमें हम लोग पहले वहाँ पर क्लासिफिकेशन किए थे तो संघीय कार्यपालिका यहाँ पर लिखा था क्योंकि पहले पढ़ना था। जबकि अब इसमें क्या है, संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक हम पढ़ चुके हैं। 2 पार्ट, पिछले 2 पार्ट में, जिसके 5 अंग थे, हम लोगों ने बात किया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। 5 अंग कार्यपालिका के जो 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं आज, ठीक है। आज इसी संघीय सरकार का एक दूसरा जो पार्ट है या स्तंभ है, पिलर है, संघीय विधायिका, जो अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक है। ये देखो, बार बार बोलते बोलते याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आप अच्छा अगर स्टूडेंट हैं तो याद करना है। संघीय विधायिका को ही संसद कहते हैं और आज के लेक्चर में संसद को पढ़ेंगे। और संसद का उल्लेख किसमें दे रखा है? तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। अगर कोई कहे कि संसद क्या है, तो संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं और इन 3 अंगों को मिला करके संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संयुक्त रूप से संसद कहा जाता है। जबकि क्लासिफिकेशन अगर देखते तो इसको पहले नंबर पे लिखा जाता है सामान्यतः, इसलिए मैंने 3rd पे राष्ट्रपति को लिखा, क्योंकि राष्ट्रपति को संघीय कार्यपालिका वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे और आगे आने वाला जो लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 12, और इस संघीय सरकार का पार्ट 5, उसमें हम राज्यसभा के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है कि क्या पढ़ चुके हैं और क्या निकट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा की संरचना क्या है? तो लोकसभा की संरचना के बारे में देखिए, सीक्वेंस से लिखा हूँ। इसमें भी लिखने में मैंने बहुत बारीकी से ध्यान रखा है कि कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा आगे वाले लेक्चर में पढ़ना है, ठीक है। ये एवरीथिंग ध्यान से, क्योंकि देखो मैं राज्यसभा का यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं लिखा क्योंकि वो आगे पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कि लोकसभा में कितने अधिकतम सदस्य कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतम सदस्य का प्रावधान है कितने? 550 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 550 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। और अगर 550 अधिकतम सदस्य होंगे तो 530 सदस्य कहाँ से आएंगे? राज्यों से निर्वाचित सदस्य से बनेगा। और 20 सदस्य कहाँ से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। जबकि अधिकतम तो इतना हो सकता है, जबकि वर्तमान में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, ठीक है, यथार्थ में देखा जाए, तो वर्तमान में कुल 543 सीटें हैं, ठीक है, या संख्या है, सदस्य संख्या। लोकसभा माने टोटल जो सांसद हैं उनकी संख्या इतनी है। जो राज्यसभा में जो राज्यों से कितने आ रहे हैं इस समय? 543 में से
तो 524 सदस्य आ रहे हैं, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। और केंद्र शासित प्रदेशों से जो आ रहे हैं वो 19 आ रहे हैं। इसके पहले यह 543 सीट की जगह 545 सीट थी, बट दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत, ठीक है, 331 आर्टिकल के तहत मनोनीत करने का प्रावधान था, जिसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, हटा दिया गया। इसलिए सीटों की संख्या अब वर्तमान में 543 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। अभी तो देख लिया कितने सदस्य कहाँ से आएंगे, कितनी संख्या हो सकती है। अब देखिए लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। देखो यहाँ पर है लोकसभा, यहाँ हाउस ऑफ द पीपल। पीपल की सभा होने माने एक जन सामान्य की एक समूह माने सभा होने की वजह से इसके कई नाम होंगे। तो इसके नाम में देख लीजिए क्या है, इसीलिए इसे प्रथम सदन कहा जाता है, क्योंकि यह क्या है, हम भारत के लोग, भारत को प्रस्तावना में ही लिखा है, तो हम भारत के लोगों के द्वारा क्या है, ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, माने हम डायरेक्ट सांसद को चुनते हैं, वोट डालते हैं, इसीलिए वो क्या है, हमारी बात रखता है, इसलिए वह प्रथम सदन कहा जाता है। माने हमारे द्वारा निर्वाचित लोग जाते हैं, इसलिए प्रथम सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन कहे जाने का कारण भी यही है, क्योंकि वो क्या है, भारत की जनता का डायरेक्ट निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है संसद में। और इसे निम्न सदन भी कहते हैं, क्योंकि यह सबसे निचले स्तर पर आकर के माने जन सामान्य तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर पाता है, इसीलिए इसे प्रथम सदन, लोकसभा, लोकप्रिय सदन और निम्न सदन भी कहा जाता है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आगे देखिएगा। लोकसभा के गठन की बात करें किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 81 में। किस में है, आर्टिकल 81 में है। और लोकसभा का गठन अभी बताया। यहाँ से क्या सवाल आते हैं, उन्हें और अच्छे से मैं रिप्रेजेंट किया हूँ आपके लिए। ठीक है, कि वर्तमान में टोटल सदस्यों की संख्या लोकसभा में 543 है। ठीक है, जबकि मूल संविधान में कुल सदस्य संख्या लोकसभा की कितनी तय की गई थी, 500 सदस्यों की संख्या थी। यही सब पेपर में आता है। अगर पहले 500 थी तो आज वर्तमान में 543 है। ठीक है, 543 है, तो कैसे 500 से 543 हो गई। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो सवाल आता है वो ये है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 500 से 525 सीट पहले किया गया। ठीक है, फिर आगे चल करके 525 से 545 सीट कर दी गई, जो 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 31 अमेंडमेंट एक्ट 1974 द्वारा। ठीक है, और अब ये देखिए यहाँ पर कि 545 सीटें हो गई, फिर आगे चल करके यह 543 सीटें ही क्यों रह गई, 2 सीट कहाँ गई। तो अभी मैंने बताया था कि आर्टिकल 331 के तहत जो है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान था, 2 आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान था, किंतु अब उसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब लोकसभा से संबंधित कुछ नोट है जो छोटा मोटा नहीं, बड़ा नोट माने 500 का नोट है। इसमें यह है कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कुल सदस्यों की संख्या 543 है वर्तमान में, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है कितना, उसे रट लीजिएगा, 84 और 47 क्रमशः है। 84 SC के लिए और जबकि ST के लिए रिजर्व सीटें कितनी है, 47 है। ठीक है, आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, जो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 2030 तक SC ST सदस्यों की संख्या अब क्या रहेगी, नियत रहेगी। कहने का मतलब ये है कि आने वाले 2030 तक यही 84 और 47 SC और ST के लिए सीटों की संख्या क्या रहेगी, यथावत बनी रहेगी, माने 2030 तक इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। जबकि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या, ये नोट में है अगला पॉइंट, जबकि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 को 84वें संविधान संशोधन 2001 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा 2026 तक के लिए क्या कर दिया गया,
2026 तक के लिए नियत रखा गया है, माने 543 सीटें 2026 तक ऐसे ही बनी रहेंगी। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, एक नोट का और हिस्सा आप देख लीजिए। ठीक है, कलर बदलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ओके, ट्राई तो करना ही चाहिए, है ना। आगे देखिएगा, लोकसभा। ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है, वाव। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन सामान्यतः प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। ठीक है, किसके आधार पर किया जाता है? प्रत्येक जनगणना, माने जनगणना 10 साल पर होती है तो जनसंख्या का एक नया आंकड़ा आता है, तो लोकसभा सीटों को क्या है, जनसंख्या के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। इसीलिए सामान्यतः नियम है कि जो 10 साल के बाद जनगणना होगी उसके बाद एक परिसीमन आयोग का गठन होगा और वो सजेस्ट करेगा किस राज्य में जनसंख्या बढ़ी है या किसकी घटी है, तो उसके हिसाब से सीटों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये सिफारिश करता है वो। ठीक, जो वर्तमान में, ठीक है, जो वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान में कितनी 543 सीटों की संख्या का प्रावधान है। आप सोच रहे होंगे कि 2011 की जनगणना का डेटा आ चुका है और आने वाले भविष्य में 2023, 24, 25 का आसपास डेटा आएगा। ठीक है, अगली जनगणना का। ठीक है, तो फिर अभी भी क्या है, अभी भी देख रहे हैं कि जो 543 सीटों का आधार है वो 1971 की जनगणना का जनसंख्या का है। इसीलिए देखो, अभी की जनगणना के अनुसार जब सीटों का बंटवारा किया जाएगा तो दक्षिण भारत के राज्य क्या कर रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्यों का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा वो कर क्यों रहे हैं। ठीक है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, तो वो अपने यहाँ अपने राज्य में पैसा खर्च किए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। ठीक है, परिवार नियोजन के लिए या अच्छी योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या कंट्रोल में। अगर उनके यहाँ जनसंख्या कंट्रोल हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के शासन ने तो अच्छा काम नहीं किया, तो यहाँ जनसंख्या बलभर हुई है। तो अब अगर नई जनगणना के अनुसार सीटों का बंटवारा होगा, ठीक है, तो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ वालों को लोकसभा की सीटों, राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, जबकि दक्षिण भारत में ऐसे ही रहेगी या कम हो जाएगी, या कम नहीं होगी तो उतना ही रहेगी, लेकिन इनकी बढ़ जाएगी। तो उनकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है ना। ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन संसद में घटेगा, इसलिए उनका काफ़ी विरोध है। आप ये कॉन्सेप्ट भी जानते रहिएगा। ठीक है, अच्छी पॉलिटी आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे ही पढ़िए। अब देखते हैं कि सदस्यों की अर्हता। अर्हता मतलब क्या होता है, एलिजिबिलिटी माने योग्यता, माने लोकसभा सदस्य अगर आप बनना चाहते हैं तो आप में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, बस क्या हो। देखिए कितने आर्टिकल में लिखा है, तो 84 आर्टिकल में इसका प्रावधान है। ठीक है, देखिए भारत का वो क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, पहली बात। तो क्या जन्म भारत में होना अनिवार्य है, नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए। और कम से कम वह 25 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हो, मतलब आपको अगर पीएम बनना है या आपको सांसद बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो आपको 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अगला क्या है, एक योग्यता ये भी है कि निर्वाचन आयोग के समक्ष विहित प्रारूप जो अनुसूची, कहाँ लिखा है शपथ के बारे में, इस शपथ के बारे में हमने बताया था ना, शेड्यूल्ड 3, ठीक है, अनुसूची 3 में ओथ के बारे में है, उसी में है। उसके अनुसार अगर आप शपथ नहीं ग्रहण करते हैं तो आपको माना जाएगा कि आप जो है चुनाव में नहीं खड़े हो सकते। आपने देखा होगा ना, एक मोदी जी की जो है पिक्चर आती है, ठीक है, कि एक आईएएस ऑफिसर बैठे हैं और चुनाव आयोग के वो मेंबर के रूप में, और पीएम मोदी जी उनके आगे क्या है, शपथ ग्रहण कर रहे हैं खड़े होकर के। तो लोग कह नहीं रहे थे पैसे के लिए नहीं, इस दिन के लिए पढ़ाई करो। ठीक है, देखो ये किताबें आप भी पढ़ते हैं, यही हम भी पढ़ रहे हैं, यही सभी लोग अधिकारी भी बनने वाले पढ़ते हैं। बस अधिकारी बनने वालों की सोच थोड़ी सी क्या होती है, 360 रखते हैं, बहुत जल्दी उलझन में नहीं आते, वो कूल होकर के, रिलैक्स होकर के अच्छे से पढ़ते हैं। और वो बार बार वन लाइनर पढ़ पढ़ के 100 जगह नहीं पढ़ना चाहते, वो एक किताब एक जगह अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और यही अधिकारी की अप्रोच भी होती है। ठीक है, तो आप अधिकारी बनो, लेबर नहीं। ठीक है,
लेबर का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लेबर का मतलब ये है कि कम आउटपुट में कम काम ज़्यादा करने पर आउटकम कम होना। अन्य योग्यताएं देख लीजिए तो अन्य योग्यताएं में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी कुछ योग्यताएं अर्हताएं दे रखी है कि अगर आप SC/ST की सीट पर लड़ना चाहते हैं तो आपको SC/ST होना अनिवार्य है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि क्या बताइए आप, अगर किसी जनरल की सीट पे SC/ST लड़ना चाहे तो लड़ सकता है कि नहीं, तो उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, वो आराम से लड़ सकता है। किंतु आपको, ठीक है, अगर आप जनरल OBC से आते हैं तो SC/ST की सीट पर लड़ने के लिए आपको SC/ST होना अनिवार्य है। यही तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की राज्य की जिम्मेदारी है, ताकि वो पिछड़े हैं तो आगे लाना विशेष प्रावधान से। अगला देखिएगा, किसी संसदीय निर्वाचन नामावली में उसका नाम पंजीकृत होना चाहिए। जैसे आप पार्लियामेंट के मेंबर बनना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं मोदी जी के विरुद्ध बनारस में, कल को आपका नाम ही, जहाँ से भी आते हो, चाहे गुजरात से आते हो, चाहे जहाँ जिस राज्य से आते हो, अगर आपका निर्वाचन नामावली में नाम ही ना हो, कटवा दिया जाए, काट दिया जाए, कट जाए, तब क्या आप लड़ सकते हैं चुनाव? उम्मीदवार ही नहीं खड़े हो सकते हैं। यही वो कहना चाहता है, ठीक है। अगला देखिएगा, और इसमें क्या ध्यान रखनी होती है, कुछ जमानत राशि भी जमा करनी होती है। जैसे सामान्य और OBC, माने सामान्य जो कैटेगरी के लोग होते हैं उनको 25,000 रुपये जमा करना पड़ता है जमानत, और जो SC/ST के लोग होते हैं उन्हें 12,500 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। ये आवश्यक होता है किसी भी चुनाव में आपके खड़े होने का। अगला देखिएगा, सदस्यों का निर्वाचन सदस्यों का निर्वाचन माने लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन करता कौन है? तब से मैं कह रहा हूँ आपको कि हम भारत के लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उन्हें वोट देते हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके संसद में जाते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा उनका निर्वाचन होता है। वयस्क मताधिकार का आधार क्या है? तो 18 वर्ष है। क्या पहले भी ऐसा था? तो नहीं, पहले 21 वर्ष के लोग वोट डाला करते थे, 18 वर्ष के नहीं। और 18 वर्ष कब कर दिया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सवाल, कई बार आया है, आप पेपर दे रहे होंगे या प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे। तो 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। एक बात मैं यहाँ से आपसे कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी लेवल का पेपर देना चाहते हैं तो उसका PYQ, उसका प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, वो भी 2 बार से 3 बार कम से कम। तब कभी भी आप पढ़ रहे होंगे किताब, नोट्स, कोई भी लेक्चर देख रहे होंगे तो आप अपने काम की चीज़ पर आपकी नज़र बार बार क्लिक करती रहेगी। अगला देखिएगा, सदस्यों का शपथ एवं प्रतिज्ञान। सदस्यों के शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात जो है आर्टिकल 19 में है, लेकिन मैंने बताया था ना कि शेड्यूल्ड 3 में केवल इतना बात बताया था कि सभी के शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है, बस 3 में, अनुसूची 3 में 3 लोगों का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, ये बता चुका हूँ। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ये लोग अपना क्या करते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं। माने अगर आप सांसद बन के जाएंगे तो किसके समक्ष आप शपथ प्रतिज्ञान लेंगे? ठीक है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अब बताइए सदस्यों की निहरताएँ। देखो वहाँ पर अर्हताएँ थी। अर्हताएँ मतलब समझते हैं ना, योग्यता, एबिलिटी, क्या क्या होना चाहिए तब आप सदस्य बन सकते हैं। यहाँ पर है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है सवाल। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन माने निहरताएँ, माने किन किन आधारों पर आप निहर या डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर सदस्य हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यही तात्पर्य है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो बातें कोई न जाने, मतलब ये, ठीक है, बातों की बात है कि आखिर में वो बातें किस आर्टिकल में लिखी हैं, तो अनुच्छेद 101 में है। अनुच्छेद 101 और 102 में उल्लेख है कि किन किन आधारों पर, किन किन बातों के आधार पर आप क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इनमें देख लीजिए क्या क्या है। एक तो आप लाभ का पद यदि धारण कर रहे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, माने आप सदस्य से
हट जाएंगे। लाभ का पद का मतलब क्या है, मैंने बताया था ना, संसद, हमारे संविधान में लाभ के पद का उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद क्या है अपने अनुसार, ठीक है, नियमावली में, विधि में बनाया है बाद में, ठीक है, कि जैसे अगर सरकारी कोई नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है लाभ का पद माना जाता है। किंतु अगर आप लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद या के सदस्य हैं या राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, ठीक है, तो आप लाभ के पद नहीं माना जाएगा, वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी में हैं तो ग्रुप डी के ही क्यों ना हो, ठीक है, किंतु अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको अपनी, ठीक है, नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब आप लाभ के पद को धारण नहीं कर रहे होंगे, तभी आप सदस्य बन सकते हैं। और क्या है, पागल अथवा दिवालिया अगर कोई व्यक्ति हो गया है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वह भारत का नागरिक न हो तो भी, ठीक है। और दल बदल कानून 1985, ठीक है, जो 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, आया राम गया राम की नीति को कंट्रोल करने के लिए, उसके तहत अगर कोई डिस्क्वालीफाई है देन उसकी सदस्यता भी निहर्त माने सदस्यता उसकी चली जाएगी। तो दल बदल में क्या होता है, तो राजनीतिक दल के आदेशों के विरुद्ध अगर कोई मतदान करता है, ठीक है, आप अक्सर सुने होंगे, भले, ठीक है, अगर फ्रेशर होंगे तो नहीं समझ पाते होंगे, जैसे व्हिप जारी की जाती है, ठीक है, जब कोई भी विधेयक पर संसद में जो है वोट पड़नी होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों के जो हेड होते हैं अपने राजनीतिक सदस्यों दलों को क्या बोलते हैं, सभी लोगों को आना अनिवार्य कर देते हैं और वोट डालना अनिवार्य कर देते हैं, उसी को व्हिप कहते हैं। एक रेगुलेशन है औपचारिक रूप से। तो अगर व्हिप जारी कर दी गई है, ठीक है, कि तो अगर आप जिस राजनीतिक दल से हैं अगर उसके अगेंस्ट किसी दूसरे पक्ष में वोट डाल दिए तो क्या होगा, तो आपके विरुद्ध दल बदल का कानून के अनुसार आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, अगर वो राजनीतिक दल आपको कुछ लिमिटेड दिनों के अंदर आपको माफ़ न कर दे। तो निर्दलीय प्रत्याशी अगर किसी दल में शामिल हो जाता है जीतने के बाद तो भी वो क्या हो जाएगा, दल बदल माना जाएगा। जैसे अगर आप क्या है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो भारत की जनता आपको क्या है भारत की जनता आपको इसीलिए तो निर्दलीय चुनाव में जिताया है क्योंकि सामने जो भी पार्टियां खड़ी थी, उम्मीदवार उनके खड़े थे, वो दोनों ही को पसंद, दोनों या तीनों पार्टियों को पसंद नहीं करती थी जनता, तभी तो आपको दिया चुनाव में वोट और आप जीत गए। तो आप हमारे ही भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, हम ही ने जिताया और हमारे ही विरोध जा करके आप जिनको हम पसंद नहीं किए उनके हम शामिल हो गए, इसलिए दल बदल इसे माना जाएगा। एक बात याद रखना, अगर कोई पार्टी के पूरे अगर 100 सदस्य हैं, ठीक है, किसी पार्टी के टोटल 100 सदस्य हैं और 100 सदस्यों के अगर 2/3 सदस्य है ना, 2/3 सदस्य अर्थात 75% अगर सदस्य कहाँ चले जाएं, किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं या पार्टी छोड़ दें, तो ये 75 माने 2/3 जो सदस्य ने छोड़ा है उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और उससे कम है तो लागू होगा। जैसे आपको याद होगा शिवसेना, महाराष्ट्र में शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की थी, ठीक है, बाल ठाकरे से पोषित थी और वो क्या हो गई, वो जो है एकनाथ शिंदे 2/3 सदस्यों से निकल करके चले गए, तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। और कुछ निहरताएँ क्या दे रखी हैं, तो कुछ निहरताएँ देखो यहाँ पर इस तरीके से, और कुछ निहरताओं का उल्लेख क्या है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भी दिया है कि क्या क्या ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। यहाँ से सवाल आते हैं, मैं बता देता हूँ क्या क्या आता है, ठीक है, वो रट लीजिएगा और आप पेपर बनाओ, बहुत आपको अच्छा लगेगा सवाल करके। इसमें क्या है कि चुनावी अपराध या भ्रष्टाचार में अगर कोई दोषी है, चुनावी अपराध या भ्रष्टाचार में अगर दोषी है तो ठीक है वो डिस्क्वालीफाई होगा, माने चुनाव नहीं लड़ सकता। और अपराध के लिए अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही आता है, ये बहुत आता है, अगर कोई भी व्यक्ति सदस्य है किंतु अगर उसे
कम से कम 2 वर्ष की सज़ा हो जाए किसी क्रिमिनल मामले में, ठीक है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जैसा कि आपने एक केस बहुत देश में हाईलाइटेड केस सुना होगा, ठीक है, राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी को क्या है मानहानि के दावा में, मानहानि का दावा किसी पर ठोका जाता है तो 2 तरीके के होते हैं, एक सिविल मामले के तहत, एक क्रिमिनल मामले के तहत। क्रिमिनल मामले के तहत ही 2 साल तक की अधिकतम सजा है, लेकिन देखो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखो तो आपको समझ में आएगा कि 2 साल तक की अधिकतम होती तो अधिकतम सजा ही दे दी गई थी उनको, जिसकी वजह से केरल की वायनाड सीट को लेकर के क्या उनकी सदस्यता रद्द करने की बात कही थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बहाल कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और हाँ, आगे मैं बता दूंगा, बहरहाल लिखा भी हूँ, लेकिन यहाँ पर यही बात आया कि कोई भी सदस्य डिस्क्वालीफाई है या नहीं है, ठीक है, तो कुछ मामलों में राष्ट्रपति करता है और कुछ मामलों में क्या है, खास करके दल बदल के हिसाब से लोकसभा का अध्यक्ष या राज्य का होगा, राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा का पदेन सभापति करता है, बाकी का राष्ट्रपति भी निश्चय करता है। अगला देख लीजिएगा, अपराध के लिए अगर 2 साल की आपको क्या है कोई सज़ा मिल गई कम से कम, तब आपकी सदस्यता चली जाएगी। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे आजम खां जी, ठीक है, आजम खां जिनकी भैंसिया खो गई थी, तो आजम खां की बात करें, उन्हें क्या है, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई, ठीक है, किसी मामले में, तो 2 साल की सज़ा सुनाते ही उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द की जा सकती है, ठीक है। अब वो सदस्यता से यही चीज़ है, कैसे आप निहर्त हो जाएंगे, निहर हो जाएंगे या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसका उल्लेख यहाँ पर है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, अगर चुनाव में खर्च किए गए विवरण को आप बताने में अक्षम है तो इसका मतलब आप क्या है, भ्रष्टाचार किए हैं, भ्रष्टाचार, चुनावी भ्रष्टाचार में फंसे हैं, इसीलिए भी आपकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। भ्रष्टाचार या अनिष्ठा के आधार पर सरकारी सेवा से अगर आप सस्पेंडेड हैं, ये आप या हमारे जैसे लोगों के लिए, आप जब अधिकारी बनेंगे, ठीक है, हम लोग जो सर्विस में हैं, इनके लिए है कि जो भी सरकारी लोग हैं अगर वो कभी भी भ्रष्टाचार में अगर वो सस्पेंड हुए होंगे, दिन वो कभी जब चुनाव लड़ने जाएंगे, ठीक है, तो डेटा छुपा करके भले वो चुनाव लड़ ले, लेकिन कोई जानकार होगा, आप जैसा पॉलिटी पढ़ा हुआ लोग होगा, तो जा करके शिकायत कर देगा, और जा करके शिकायत करेगा चुनाव आयोग में, तो चुनाव आयोग के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति के द्वारा उसकी सदस्यता चली जाएगी, माने जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ जानते रहेगा। आगे देखिएगा, अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय। अभी देखो क्या लिखा था, अभी आपने पढ़ा, इसके ऊपर कि ये लिखा है जितनी बातें यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये अयोग्यता के बारे में, किन किन आधारों पर व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा, वो अनुच्छेद 101 और 102 में लिखा है। जबकि अब यहाँ पर ये लिखा है कि अगर उनके तहत कोई अयोग्य है तो उसको अयोग्य ठहराएगा कौन, उसके लिए जिम्मेदार पर्सनालिटी कौन है, तो अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय कौन लेगा, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 101 और 102 में क्या है, अयोग्य घोषित होने के आधार हैं, जबकि 103 अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 103 कहता है कि अगर अनुच्छेद 102 और 101 और 102 में लिखे 2 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कोई अगर डिस्क्वालीफाई है, ठीक है, निहर्त होता है, तो उसे निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, उसे चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 103 के तहत उसे डिस्क्वालीफाई या उसकी सदस्यता से वंचित किया जा सकेगा, माने किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। नोट में देख लीजिएगा, ठीक है। एक पॉइंट और क्या है, दल बदल कानून के अंतर अगर अयोग्यता की बात करें तो उसका भी निश्चय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा सदस्यों तथा राज्यसभा सभापति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को का किया जाता है। माने अगर लोकसभा का सदस्य होगा तो उसको उसकी अयोग्यता उसे अयोग्य कौन घोषित करेगा, दल बदल कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को पावर है। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसे डिस्क्वालीफाई करने की पावर दल बदल के तहत राज्यसभा के सभापति को है, न कि चुनाव आयोग के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा। समझ गए ना। तो केवल यही एक चीज़ है जो ध्यान रखना, दल बदल से अगर कोई डिस्क्वालीफाई होने वाला है तो उसका भी निश्चय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष और
राज्यसभा के पदेन सभापति अपने अपने सदन में, जबकि अन्य किसी के माध्यम से अगर कोई डिस्क्वालीफाई किसी आधार पे होता है तो उसे चुनाव आयोग के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगला देखिएगा, किंतु यह निर्णय मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ किंतु यहाँ पर लिखा है, किंतु यह निर्णय न्यायालय के न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, ठीक है। कई मामले अब आप अच्छी पॉलिटी पढ़ लेंगे, ठीक है, तो अब आप जो है न्यूज देखेंगे तो बड़ा अच्छे समझ में आएंगी जो चीज़ें होती हैं। देखो इसमें ये लिखा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है कि जैसे आप विपक्ष के किसी सदस्य आप खुन्नस खाते हैं, वैसे भी सत्ताधारी जो है खुन्नस खाए रहते हैं, तो विपक्ष के किसी नेता को नॉर्मल किसी बात पे अयोग्य घोषित करवा दीजिए, दल बदल के कानून के तहत क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अयोग्य घोषित करवा दीजिए, तो क्या इसकी समीक्षा किया जा सकता है कि हाँ ये सही किया गया है या गलत तरीके से किया गया है। तो इसके लिए प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, क्या किया जा सकता है, इसे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ऐसा मामला आपने अब आप समझ गए होंगे, ऐसे मामले बार बार आते रहते हैं कि किसी को अयोग्य घोषित, जैसे मैं बताता हूँ महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र में, ठीक है, 2/3 सदस्य सब एक नाथ शिंदे लेकर के चले गए, तो उद्धव ठाकरे कहाँ गए थे, इन लोगों की सदस्यता समाप्त कर देने के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, किसी को डिस्क्वालीफाई अगर किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है, वो बात थोड़ी दूसरी थी, तो उसे न्यायिक जुडिशियल के अंतर्गत आता है, माने उसकी समीक्षा की जा सकती है कि आपने सही मंशा के साथ सही किया है कि नहीं तो बहाली की जा सकती है। जैसे मैंने आपको एकदम करंट बताता हूँ, एग्जैक्ट अब ये डेटा है, जैसे अभी बताया था ना राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी जब वायनाड केरल से थे तो उनको क्या है, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए, इसी के तहत तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैलाफाइड दिख रहा है, माने दुर्भावनापूर्ण दिख रहा है, ठीक है, इसलिए उनकी सदस्यता को क्या कर दिया, बहाल कर दिया। एकदम करंट आपको जोड़ सका मैं। आगे देखिएगा, कार्यकाल, अगर जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, तो लोकसभा नहीं, यहाँ लोकसभा का है, लोकसभा सदस्य का नहीं, लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा के गठन से नहीं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट मैं जो बता रहा हूँ, जब आप अच्छे लेवल क्वेश्चन कर रहे होंगे ना तो सच में हूबहू कहेंगे यार क्या ही पढ़ा हूँ। लोकसभा सदन का कार्यकाल जो होता है वो प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है, जबकि उसमें दिया क्या रहता है कि चुनाव, ठीक है, निर्वाचित होने के दिन से, ऐसा नहीं है, न तो निर्वाचित होने के दिन से, ठीक है, ना अन्य के माध्यम से, बल्कि केवल और केवल क्या है, चुनाव के, वीडियो बंद तो नहीं हो गई, चल रही है, ठीक है, अभी बहुत एक्सपर्ट नहीं हुए ना, तो अभी तो 7-8 दिन हुए, इसलिए थोड़ा डर रहता है। किंतु कार्यकाल के पूर्व वो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यह आर्टिकल 85 में है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य में पढ़ा रहा था तो आपको वहाँ पर लिखा है, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, आपात स्थिति में, देखो आप जरूर सीक्वेंस से देखिए, जितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो आपको कनेक्ट रहेंगे तो अच्छा पढ़ पाएंगे। आपात स्थिति में संसद की विधि के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि भी की जा सकती है, ठीक है। सामान्यतः उसका कार्यकाल प्रथम बैठक से क्या होती है 5 वर्ष, लेकिन उसे कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति द्वारा भंग भी किया जा सकता है। साथ ही साथ आपात की स्थिति अगर बनती है देश में तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन यह 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिएगा, किंतु एक बात यहाँ पर है, किंतु यह बढ़ाया हुआ कार्यकाल चलता रहेगा, लेकिन अगर जैसे ही आपात की स्थिति सामान्य होगी, माने आपात को क्या कर दिया जाए कि अब समाप्त करने की घोषणा जिस दिन जारी की जाती है कि समाप्त हो जाएगा, कि कर दिया जाए, उस घोषणा के ठीक बाद 6 महीने के बाद ये क्या है, यह लोकसभा अपने आप क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी।
ठीक है, माने जिस दिन यह घोषणा होगी कि इमरजेंसी खत्म हो रही है उसके 6 महीने के बाद यह नहीं चलेगी, भले 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो क्या हुआ, नोट देख लीजिएगा। कार्यकाल की बात कर लें, ठीक है, तो इसके पहले ये स्टैटिक पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके पहले जानते हैं क्या होता, 6 वर्ष के लिए लोकसभा का जो कार्यकाल था 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। किसके द्वारा, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 6 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन जब जनता सरकार आई ना, तो उसने कहा कि ये लोग सब तानाशाही कर रहे हैं, कार्यकाल अपने हिसाब से बढ़ा रहे हैं, 5 साल ही होना चाहिए। तो जनता सरकार ने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा फिर से कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, कितना वर्ष कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। इस तरीके से वर्तमान में आप देखेंगे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। कितना है, 5 वर्ष का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सदस्यों का, अब ये लोकसभा का नहीं बल्कि लोकसभा सदस्यों का, ठीक है, के वेतन और भत्ते के बारे में है। तो वेतन देख लीजिए, मैं देखो आप इसको पढ़ेंगे जब अच्छे से तब समझ में आएगा कि इस पर कितना काम किया गया है। देखिए कितने अच्छे से बाइफरकेट करके लिखा हूँ ताकि आप सही तरीके से आप नोट्स आपके पास हो। आप इसे टेलीग्राम पे जा कर के फ्री है, आप उसे डाउनलोड करिए और बार बार इसे रिवाइज कर लीजिए। वेतन देखा जाए तो 1 लाख रुपए प्रति माह, कितना, 1 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। और इनके अन्य भत्तों की बात करें, देखो मैं बाइफरकेट कर दिया हूँ, निर्वाचन क्षेत्र में जाने आने इन सब का भत्ता इनको मिलता है 70,000 रुपये प्रति माह। कार्यालय अपने कार्यालय जाने आने के दौरान इनको 60,000 प्रति माह का भत्ता मिलता है। और इन्हें जो कार्यवाही में भाग लेने जाते हैं ना सदन में, है ना, जिस दिन सत्र चलता रहता है आप देखे होंगे, ठीक है, तो उनको उस दिन दैनिक भत्ता भी मिलता है 20,000 रुपये प्रतिदिन। कितना, 20,000 रुपये प्रतिदिन। इसी बात से तो क्या किया जाता है, इसी बात से जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं वो सरकारों का क्रिटिसिज्म करते हैं, कहते हैं कि यदि आपको इतना ही है तो आप इस तरीके का जो प्रिविलेज लेते हैं, जो वेतन भत्ते लेते हैं, पेंशन लेते हैं बाद में, आप अपना ये क्यों नहीं छोड़ देते, देश के प्रति आप इतना ही अगर डेडिकेटेड हैं, इन्हें छोड़ करके बल्कि आर्मी के जवानों को भला क्यों पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, मैं भी पूछता हूँ क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। अधिवेशन एवं गणपूर्ति, गणपूर्ति को कोरम कहते हैं। ठीक है, अधिवेशन के संदर्भ में पहले देख लीजिए, अधिवेशन का मतलब क्या होता है। देखो जो 3 सत्र होते हैं, ठीक है, उन 3 सत्र के दौरान जो है जो बैठक होती है ना, सदन में जो बैठक होती है उसी को अधिवेशन बोलते हैं। कि आइए सब लोग बैठते हैं, किसी नीति का निर्माण करते हैं और विधि बनाते हैं, इस तरीके से देश को चलाने के लिए। तो अधिवेशन के बारे में क्या पेपर में आता है उसे आप ध्यान रखो। राष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी और एक कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष में कम से कम, माने 1 वर्ष में वह कम से कम 2 बार अधिवेशन अवश्य बुलाएगा। और ध्यान से सुनना, जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, किंतु क्रमशः 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप ये समझो, जैसे अगर राष्ट्रपति, ठीक है, आज 1 जनवरी को एक क्या कर दे, एक अधिवेशन बुला दे, ठीक है, और फिर जाकर के 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को क्या कर दें, सेकेंड अधिवेशन बुला दें। तो साल भर में क्या किया इन्होंने, साल भर में इन्होंने 2 अधिवेशन तो बुला लिया, अपना नैतिक उत्तरदायित्व तो पूरा कर लिया, लेकिन वो कंडीशन इन्होंने नहीं फुलफिल किया जो 6 महीने के, दोनों के मध्य 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अब जनवरी से आप जोड़ो, 1 जनवरी से 6 महीने के बाहर निकल जाएगा, 12वें महीने, तो 6 महीने माने जनवरी से अगले 6 महीने के अंदर ही किसी दिन क्या करना पड़ेगा, दूसरी बैठक बुलाना पड़ेगा। समझ गए ना, ठीक है, यही मतलब है, एकदम अच्छे समझते जाइए। अब गणपूर्ति या कोरम की बात कर लीजिए, जो सबसे अच्छा सवाल बनता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में यही रट लो, आज समझ लो। रटना क्या है यार, आप अच्छे से पढ़ो ना। अधिवेशन का संचालन करने के लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या की आवश्यकता रिक्वायर्ड होती है, माने आवश्यकता होती है, ठीक है,
जैसे हम आप मिलकर के 100 लोग हों और ये तय किए हों कि किसी भी सूरत हाल में अगर 20 लोग नहीं होते, नहीं 10 लोग अगर नहीं होते हैं तो सदन की बैठक या कार्यवाही मानी नहीं जाएगा। इसे हम लोगों ने आपस में बना लिया है 10 लोगों का, 100 लोगों में 10 लोगों का कोरम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 10 सदस्य न्यूनतम आवश्यक हैं जो सदन की कार्यवाही के लिए आवश्यक होंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी है, न्यूनतम आवश्यक जो सदस्य होते हैं उन्हीं को कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। अच्छा, कोरम या जो गणपूर्ति होती है, जो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग से अधिक नहीं होता, माने उतना होता है। अगर मैं पूछूं कि कुल सदस्य संख्या माने कौन सी सदस्य संख्या, तो ये कुल सदस्य संख्या माने लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 543, 543। इसका 1/10 माने 10वां हिस्सा अगर सदस्य सदन में नहीं बैठते हैं तो लोकसभा की कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती है। और अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ऐसी स्थिति में कोरम न पूर्ण होने की स्थिति में लोकसभा का एक कर्तव्य है, उसके पास ये अधिकार है, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, जब तक कि कोरम ना पूरा हो तब तक के लिए वो सत्र को स्थगित कर सकता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर भी होगी। और वर्तमान में देख लीजिए, इस सदस्य संख्या का 10वां पार्ट कोरम है। और कोरम को कितना डिसाइड किया गया है, वर्तमान में फैक्ट पूछे कि कितना कोरम है, तो 55। कितना है कोरम, 55, माने लोकसभा की कार्यवाही के लिए 55 सदस्य कम से कम होना अनिवार्य है। अगला देख लीजिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लोकसभा पढ़ चुके, ठीक, गला सूख जा रहा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब देखो, लोकसभा पढ़ लिए, अब लोकसभा को चलाने वाला, जिसको उस संचालित करने का, कार्यवाही को नियमित चलाने का इनका जो कर्तव्य और अधिकार दायित्व दिया गया है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, लोकसभा अध्यक्ष। और इनके बारे में सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्या क्या बनते हैं वो सब हम आपको बता देंगे। ठीक, आगे देखिए, एक इसका भी फ्रेम मैं आपके लिए तैयार किया हूँ। जैसे संसद किससे मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और किससे, राष्ट्रपति से। लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि जितना पढ़ना उतना। लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा में इसी पद को सभापति और उपसभापति कहा जाता है। लेकिन हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ेंगे, इसीलिए हमने राइट साइड इसको लिखा है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिएगा, अनुच्छेद। अब अध्यक्ष के बारे में देखते हैं, तो अध्यक्ष के संबंध में आर्टिकल कहाँ पर है, तो आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में प्रावधान है। और इसमें ये कहा गया है कि लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। ठीक है, तो कहाँ से आते हैं ये समझ गया। लोकसभा सदस्य रहने तक, इससे कुछ और बातें अन्य हैं। लोकसभा सदस्य रहने तक अर्थात वह 5 वर्ष के लिए क्या है, निर्वाचित होता है। इसका मतलब यहाँ से अच्छे समझेंगे, थोड़ी टेक्निकलिटी है कि अगर पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, तो लोकसभा का सामान्यतः जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का, लोकसभा के सदस्य बने रहने तक। तो लोकसभा का सदस्य बने रहने का किसी का कार्यकाल क्या होता है, 5 साल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। समझ गए ना, ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। और बहरहाल उसे क्या है, कार्यकाल के पहले भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। ठीक, आगे देख लीजिएगा, वह त्यागपत्र अपने कार्यकाल को पूर्ण करने से पहले भी अपना त्यागपत्र क्या है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अगर अपना पद त्यागना चाहे तो अध्यक्ष को इस्तीफा या त्यागपत्र दे करके अपना पद छोड़ सकता है। याद रखना इस बात को कि वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जब काम करेगा और त्यागपत्र देगा तो वो अभी भी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहेगा ही ना, क्योंकि वो सांसद, पहले तो सांसद है,
फिर सांसदों ने अपने में से लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में उत्तरदायित्व दिया है ना, तो माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहेगा ही रहेगा। अगला देख लीजिएगा, हटाने की प्रक्रिया, यह सवाल आता है, रट लीजिएगा। 14 दिन पूर्व, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आप 14 दिन पूर्व प्रस्ताव लाने से पहले सूचना देते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके भी अगेंस्ट, माने इन्हें भी हटाने का प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पहले इनको क्या है, आपको सूचना देना पड़ेगा, ठीक है। और यह सूचना देने के बाद लोकसभा में, कहाँ पे, लोकसभा में साधारण बहुमत से विधेयक को पारित करके या संकल्प को पारित करके इनको हटाया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, क्या लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी इन पर वोट पड़ता है हटाने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि कथन कारण भी जानते रहो, क्यों? क्योंकि ये लोकसभा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही अपने में से बनाया जाता है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, इस तरीके से लोकसभा पर, तो वो क्या है, साधारण बहुमत से केवल लोकसभा इनको हटा सकती है 14 दिन पहले। और हाँ, अगर इनको हटाने के लिए आप प्रस्ताव लाए हैं, ठीक है, तो जब प्रस्ताव इनके अगेंस्ट रखा जाएगा सदन में, तब ये अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करेंगे, ये आता है पेपर में। तब उस समय अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर रहे होते हैं, किंतु ये अपने विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की सफाई देने के लिए क्या है, सक्षम हैं। सदन में बोलने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए इनके पास क्या है, ठीक है, अधिकार होता है। यही सब अच्छे से अच्छे लेवल क्वेश्चन में बनते हैं, बाकी पॉलिटी में कुछ नया आता नहीं है। अनुच्छेद 94 की बात कर लें, 94 में, तो इसमें क्या लिखा है, लोकसभा के विघटन की स्थिति में अगर लोकसभा विघटित हो जाए तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या है, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नई वाली लोकसभा की पहली बैठक होने के लिए तैयार ना हो जाए, ठीक है। तो पहली बैठक, नई जो गठित लोकसभा होगी, भंग होने के बाद जो नई बनेगी, उसकी प्रथम बैठक के ठीक पूर्व तक अपने पद पर वो बना रहता है। अनुच्छेद 95 में क्या लिखा है देख लीजिएगा। देखो, आर्टिकल एक बार में याद नहीं होंगे और इन पे बहुत फोकस्ड मत हो जाइएगा, ठीक है। आप इससे ज़्यादा आप तैयारी इस पे पहले करो, ठीक है। अच्छी पॉलिटी का सवाल करना है, पहले आप फैक्ट पे करो, पहले कॉन्सेप्ट पे करो, फैक्ट पे बाद में करना। 95 में क्या लिखा है, 95 में ये लिखा है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, ठीक है, उसके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। आगे देखिएगा, आपके लिए कुछ नोट लिखा हूँ, ठीक है। नोट में ये है कि प्रथम लोकसभा की बैठक, ये बहुत बार आया है सवाल फैक्ट में, ठीक है, 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा की पहली बैठक पूछा जाता है कब हुई थी, 13 मई 1952 को। और अगर लोकसभा अध्यक्ष पहले अगर देश के पूछा जाए तो जीवी मावलंकर जी हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, ठीक है। बस आई थिंक ये लास्ट पेज है, नहीं 7वां 6ठा है। आगे देखिएगा, बोर तो नहीं हो रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं तो क्या ही है। आगे देखिएगा, अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार, यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। आपके लिए एकदम क्रीम सारी एक जगह सेटल्ड है, बस आप इसे डाइजेस्ट करो। बैठकों की अध्यक्षता क्या क्या करते हैं, बैठकों की अध्यक्षता, ठीक है, बैठकों की अध्यक्षता एवं कार्यवाही का संचालन करते हैं, ठीक है। शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं, और जो शांति भंग करे उसे क्या कर दें, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। अक्सर आप इस समय सुन रहे होंगे कि क्या है, 10-10, 15-15 विपक्षी दल के सदस्यों को क्या है, सस्पेंड कर दिया जाता है, जो है अध्यक्ष के द्वारा। जबकि क्या है, ठीक है, बस ये जानते रहिए कि शांति भंग की स्थिति में उस पर बात क्या ही करना है, आप समझते जाएंगे, सब सीखते जाएंगे, क्या ही बात करके टाइम वेस्ट करें। अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार की बात कर लें, ठीक है। तो इसमें थर्ड पॉइंट देखिए, तो दल बदल के आधार पर जो सदस्य होते हैं उनको निहर्त कौन घोषित करता है, अयोग्य कौन ठहराता है, डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार कौन रखता है, यही रखते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया, दल बदल के सिवाय अन्य सभी पे चुनाव आयोग के कहने पर राष्ट्रपति उसे डिस्क्वालीफाई करेगा, लेकिन अगर दल बदल से हैं तो, दल बदल केस में अगर आप फंसे हैं तो अध्यक्ष करेगा।
संसदीय समिति के पदेन सभापति भी होते हैं, मतलब संसदीय जो समिति बनती है उसके पदेन सभापति के रूप में भी काम करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर साधारण बहुमत से पास होने वाले किसी विधेयक पर, केवल साधारण संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन की बात नहीं है, बुलाया नहीं जा सकता, केवल साधारण बहुमत से पास होने वाले विधेयक पर अगर दोनों लोकसभा राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। बुलाता तो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, किंतु उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन उसके आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 118, ठीक है, ये रटे रहिएगा। अधिवेशन बुलाया जाना 108 में है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, राष्ट्रपति ने 118 के तहत। अच्छा करेंगे आप। धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का विनिश्चय, माने कौन ये तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक अथवा धन विधेयक नहीं है? तो उसकी इतनी बड़ी पावर लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखिएगा, धन विधेयक वाला, ठीक है। आगे देखिएगा, और यहाँ पर देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर मत की स्थिति में निर्णायक मत देने का काम भी लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है या कार्य है। बराबर मतलब क्या है? लोकसभा और राज्य नहीं, लोकसभा में अगर विपक्ष के नेता, विपक्ष के सदस्य और पक्ष के सदस्य वोट डालते हैं किसी विषय पर और दोनों पर मत क्या हो जाए? बराबर आ जाए, अब निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के बाद है। इसे कहते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का अधिकार किसके पास है? तो बराबर की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास। अगला देख लीजिएगा क्या है, अव्यवस्था की स्थिति में कार्यवाही का स्थगन कौन करता है? यही करते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर आप पार्लियामेंट के केस में सुनते रहते होंगे कि या जो है कापी फाड़ रहे हैं लोग, चेयर फेंक रहे हैं, ऐसी अव्यवस्था फैल गई है। इसकी वजह से क्या है? अनिश्चित काल के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सत्र को क्या है? सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसी न्यूज आप सुनते हैं तो वही है, ठीक है। और क्या है? काम रोको प्रस्ताव का विनिश्चय। एक ध्यान रखना यहाँ पे, काम रोको का प्रस्ताव कोई भी ला सकता है, पक्ष विपक्ष दोनों ला सकता है। और काम रोको का प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सरकार को किसी विशेष विषय पर बातचीत करने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी काम है, ठीक है, उस पर तत्काल बातचीत करने के लिए काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। माने जो काम चल रहे हैं पहले से उनको पहले आप छोड़ो, जो नई समस्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है, उस पे आइए बात करते हैं। उसके लिए काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है सदन में। लेकिन काम रोको प्रस्ताव को कौन तय करता है कि काम रोको प्रस्ताव पारित होगा या नहीं होगा? माने सदन की पटल पर रखा जाएगा पास होने के लिए कि नहीं, वो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही। क्योंकि देखो लोकसभा का जो कार्य संचालन है वो उसका महामहिम कौन है? यही होते हैं, इसीलिए तो रट लेंगे, समझ जाएंगे आप, रटना नहीं पड़ेगा। सदन व राष्ट्रपति के मध्य, सदन माने संसद का जो सदन होता है उसी का भाग लोकसभा होता है। संसद और राष्ट्रपति के मध्य विचार विमर्श का माध्यम कौन होता है? यही अध्यक्ष होता है। माने अध्यक्ष ही क्या करता है? सदन से संबंधित कार्यवाही को क्या है? सदन से संबंधित कार्यवाही को कहाँ सूचित करता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है। कारण क्या है? कारण हम बता चुके हैं कि आर्टिकल 53 कहता है, ठीक है, कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, वह स्वयं अथवा अपने अन्य किसी प्राधिकारी के माध्यम से उसका प्रयोग करेगा। और अन्य प्राधिकारी के रूप में ही संसद का गठन वो करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। संसद नहीं, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, ठीक। और मंत्री कहाँ से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। और सदन व राष्ट्रपति के मध्य विचार विमर्श का माध्यम क्या है? यही लोकसभा अध्यक्ष होता है। इसके इतने काम। अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ही ये भी तय करते हैं, लिखा नहीं हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहरहाल आगे ये सब जो नहीं लिखा हूँ आगे है, इसीलिए रिपीट ना हो, इसलिए मैं करता हूँ। जैसे कोई भी प्रश्न तारांकित है या अतारांकित है, ठीक है, तारांकित है अथवा नहीं है, ठीक है, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोई विधेयक तारांकित है या नहीं है तो उसको तय यही करते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और आपने देखा होगा एक चीज़ और भी होती है,
लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके विशेषाधिकारों का जो है संरक्षण भी करने का इन्हीं का कर्तव्य है। साथ ही साथ आपने देखा होगा किसे बोलने देना है, किसी बोलने से रोक देना है, ठीक है, यह सब भी काम बोलने की वरीयता भी इन्हीं के द्वारा क्रम तैयार किया जाता है। अगला देख लीजिएगा, देखिए बहुत ही सीक्वेंस में तैयार किया हूँ, आप देखो इधर ये फ्लो चार्ट से आपको क्या समझ में आएगा। देखिए लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। तो लोकसभा की कुछ विधायी शक्तियाँ हैं, कुछ वित्तीय शक्तियाँ होती है, कुछ नियंत्रक के रूप में, सरकार के नियंत्रक के रूप में काम करता है, कुछ निर्वाचक मंडल के रूप में काम करता है और कुछ संविधान संशोधन में काम करता है और कुछ अन्य में, ठीक है। जो आगे लिखा है वो तो लिखा है, मैं कुछ यहाँ चीज़ें बता देता हूँ जो नहीं लिखा हूँ। जैसे संविधान संशोधन में हम लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 भाग 20 में, ठीक है, नहीं 20 में, हाँ भाग 20 में ही संविधान संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 में क्या है, ये लिखा है कि संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। तो जब लोकसभा में लाया जाएगा तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होगा, तब राज्यसभा में जाएगा। ऐसे राज्यसभा में होगा तो फिर 2/3 से लोकसभा में पास होगा। और इनमें चाहे लोकसभा या राज्यसभा कोई भी, दोनों पावर बराबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहा हूँ, संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों की पावर सेम है, बराबर है, ठीक है, कोई किसी से पावरफुल नहीं है। अर्थात कोई भी किसी के भी द्वारा पास किया विधेयक को अगर अस्वीकार कर दे, न पास करे, तो विधेयक अपना अस्तित्व खो देगा। तो संविधान संशोधन में भी लोकसभा में 2/3 बहुमत से विधेयक पास किया जाता है, इसीलिए इसका एक काम हो गया, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, निर्वाचक मंडल के रूप में क्या काम करता है। तो निर्वाचक मंडल के रूप में काम करता है जैसे किसके, जैसे आप देखोगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में लिखा है ना, लोकसभा के सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभाओं के और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो लोकसभा के सदस्य तो इसमें आ गए। ऐसे ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की भी बात की गई है, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की बात की गई। बस इतना अंतर है कि उसमें मनोनीत सदस्य भी राज्यसभा के 12 भाग लेते हैं, तो निर्वाचक मंडल के भी रूप में काम करता है। ये आगे लिखा नहीं, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। और नियंत्रक के रूप में काम करता है, तो इसके बारे में लिखा हूँ, ठीक है, कैसे नियंत्रक के रूप में काम करता है, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए हम फ्लो चार्ट कैसे बनाएं उसको देखते रहिए कि विधायी शक्ति किस साइड लिखा, क्योंकि विधायी शक्ति से ही संबंधित पहले पढ़ाना है। विधि के निर्माण में विधायी शक्ति मतलब क्या है, विधि के निर्माण में कोई भी विधि क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद, माने संसद में ही विधि बनती है, तो संसद का अंग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं। तो लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, या राज्यसभा पहले लोकसभा बाद में, दोनों के ही द्वारा पास करने के बाद ही राष्ट्रपति अपना साइन करता है, तो विधि का निर्माण माना जाता है। इसीलिए विधि के निर्माण में भी भाग लेता है। और क्या है, गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जो अनुच्छेद 108 के तहत उसमें भी भाग लेता है, अभी बता दिया। अब देखिए कि लोकसभा की कुछ वित्तीय शक्तियां और अधिकार क्या हैं। वित्तीय शक्तियां इसकी बात करें तो धन विधेयक यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कभी मत पॉलिटी में पढ़ते वक्त इसको हमेशा दिमाग में रखना ही रखना आप, ठीक है, कि धन विधेयक को केवल और मात्र केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, माने पास किया जाता है, पारित किया जाता है या वोट पड़ता है, ठीक है, केवल और केवल लोकसभा में ही होता है। इस और उसके यह आर्टिकल 109 में लिखा है, ठीक है, ये दोनों बात याद रखिएगा। हालांकि लोकसभा में प्रस्ताव पारित जब हो जाता है तब उसके बाद ये विधेयक कहाँ जाता है, तब ये विधेयक जाता है राज्यसभा में। कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा के पास दो बातें हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा इन विधेयक को अपने पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक ही अपने पास होल्ड कर सकता है। 14 दिन के अंदर इसे, ठीक है, भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर 14 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं देता है या कोई संशोधन का एडवाइस नहीं देता है या बिना संशोधन के लोकसभा पुनः वापस नहीं करता है, तो यह विधेयक स्वतः ही 14 दिन क्या हो जाएगा, बाद धन विधेयक पारित माना जाएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, राज्यसभा
राज्यसभा में ये जो धन विधेयक जाता है उस धन विधेयक पर अपनी एडवाइस देने के लिए राज्यसभा स्वतंत्र होती है। हालांकि ठीक है, लोकसभा इसे माने और अन्यथा न माने। नोट की बात कर ले तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक केवल 14 दिनों तक ही राज्यसभा में रखा जा सकता है। ठीक है, ये बात बता चुका हूँ डिटेल से। आगे देख लीजिएगा, कार्यपालिका पर नियंत्रण के रूप में कैसे लोकसभा कार्यपालिका के नियंत्रण के रूप में भी काम करती है। कार्यपालिका मतलब समझते हैं ना, ठीक है, लास्ट लेक्चर में अभी कार्यपालिका ही पढ़े। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मंत्रिपरिषद, क्या है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का मेन मुख्य भाग है जिसका हेड पीएम होता है। ठीक है, अच्छे, ये देश को चलाने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संविधान में लिखी विधियों के अनुसार देश को गवर्न करने के लिए जिम्मेदार यही मंत्रिपरिषद है। तो वो काम सही करता है या नहीं करता है, इस बात के लिए समीक्षा करने का काम कौन करता है, संसद करता है। संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं। उन संसद का अंग क्या है, लोकसभा होने की वजह से, माने लोकसभा भी क्या करती है, कार्यपालिका माने मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करती है। कैसे नियंत्रण करती है अभी हम लोग देखेंगे, ढेर सारे प्रस्ताव रख करके, ढेर सारे प्रश्न पूछ करके, इस तरीके से। लोकसभा में विश्वास प्राप्त करने तक ही मंत्रिपरिषद का अस्तित्व बना रहता है। इसका मतलब कैसे वो नियंत्रण कर रही है, अगर मंत्रिपरिषद को लोकसभा अपना विश्वास दे ही ना, ठीक है, अपना विश्वास मत खींच ले, तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद अपने आप क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। इसका मतलब कौन नियंत्रित कर रहा है उसे, लोकसभा करती है। और क्या है, लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है, किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि यह मंत्रिपरिषद के अंग तो हैं लेकिन इन्हें कुछ पता ही नहीं है, या ये कोई, ठीक है, ये जानकारी कोई छिपा करके हमको, सदन को जानकारी छिपा रहे हैं। इस तरीके से उनके अगेंस्ट क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, तो लोकसभा में वोट पड़ती है, और लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मतलब मंत्रिपरिषद को अब इस्तीफा देना पड़ता है, मानिए वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ, अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल मात्र लोकसभा में ही पारित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। कोई कथन कारण वाला सवाल पूछ ले आपसे तो कहना कि एक्चुअली मंत्रिपरिषद जो होती है, उस मंत्रिपरिषद का जो हार्ट होता है, दिल होता है, जो जान होता है, जो जिगर होता है, ठीक है, वो क्या होती है, वो मंत्रिपरिषद का जो है, जो हार्ट जिगर होती है, वो क्या है, मंत्रिमंडल होता है। कौन होता है, मंत्रिमंडल होता है। और मंत्रिमंडल किससे मिलकर बनी होती है, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर के बनी होती है। और कैबिनेट स्तर के मंत्री कहाँ से आते हैं, लोकसभा से ही आते हैं। कहाँ से आते हैं, लोकसभा से ही आते हैं। कहाँ से आते हैं वो, लोकसभा से आते हैं। क्लियर। इसलिए क्या है, अविश्वास प्रस्ताव अगर मंत्रिपरिषद के अगेंस्ट लाया जाएगा तो लोकसभा में ही रखा जाता है। अगर पास हो गया तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, को त्यागपत्र देना पड़ेगा, अर्थात प्रधानमंत्री की छुट्टी, है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अन्य प्रावधान, ठीक है, इतना जी जान से पढ़िए ना, ठीक है, कि मतलब मज़ा आ जाए। जैसे कहते ना कि हम यार पढ़ने से विरत हो गए थे, ठीक है, हमें खुद नौकरी माने के बाद लगा कि यार क्या ही मैं कर रहा हूँ, लाइफ बस जिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक गाना उस पर याद आता, दिमाग में आता है, मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है, आप भी ऐसा सोच सकते हैं। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिछड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है फिर से एक बार क्या है, जो अब तक की इधर उधर डाइवर्जेंस है उससे क्या हो जाइए, फिर से बिछड़ जाइए, और एक बार फिर से क्या है, अपनी जॉब, अपनी ओरिएंटेशन, अपने लाइफ के पीछे क्या है, फिर से फना हो जाइए। ठीक है, आगे चलिए।
तो अन्य प्रावधान की बात करें तो प्रश्न तथा पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है, जिसके माध्यम से लोकसभा पर मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जैसे जब मंत्री आएंगे सदन में तो आप उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछते सुने हैं ना, जब आप उनसे प्रश्न पूछोगे वो जवाब देंगे, आप सेटिस्फाई नहीं होगे तो उनके लिए फिर से अनुपूरक प्रश्न पूछोगे, प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछोगे, जब उसका जवाब देने में वो अटकेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, कार्यपालिका पर आप नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, माने लोकसभा प्रश्न पूछ करके नियंत्रण स्थापित करती है। और क्या है अभी बताया, काम रोको प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव लोकसभा में ही पास किए जाते हैं, ठीक है। तो इस माध्यम से भी गवर्न किया जाता है सरकार को। और सरकारी विधेयक या बजट को अगर अस्वीकार कर दे लोकसभा तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो देगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में भंग हो जाएगी, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका मतलब लोकसभा क्या करती है, इन माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है उन पर। अगला देखिएगा, विभिन्न समितियों के रिपोर्ट पर चर्चा एवं विचार के माध्यम से भी या समीक्षा करके भी क्या है, सरकार पर नियंत्रण स्थापित करती है लोकसभा। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, वित्त आयोग या SC/ST आयोग या भाषा आयोग या OBC आयोग, इन सभी आयोगों की रिपोर्ट को राष्ट्रपति क्या है, संसद की पटल पर रखवाता है। और संसद की पटल पर रखवाने के बाद उस पर क्या होती है, बहस होती है, उस पर बहस होती है, चर्चा होती है उस पर, ठीक है। प्रश्न पूछे जाते हैं सरकार से। इन माध्यमों से क्या है, इन माध्यमों से सरकार के ऊपर क्या है, लोकसभा नकेल कसती है। इस प्रकार सरकार के ऊपर नकेल कसा जाता है। अन्य अगर कार्य देखा जाए लोकसभा के, देख लीजिए अन्य कार्य की बात करें तो लोकसभा राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने में भी, ठीक है, वोट डालती है, माने योगदान देती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को भी हटाने की जो 2/3 प्रक्रिया है उसमें भाग लेती है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या है, अगर कोई भी विधेयक राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास कर दिया जाए और उसे लोकसभा के द्वारा अगर स्वीकार कर लिया जाता है, अपनी स्वीकृति दे दी जाती है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगला देखिएगा और क्या कार्य करती है लोकसभा, आपातकाल की स्थिति में या आपात की घोषणा पर 1 माह के भीतर संसद को स्वीकृति देना अनिवार्य। जैसे नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल के तहत अगर घोषित कर दिया जाए तो उस आपात को संसद से 1 महीने के भीतर क्या करना पड़ता है, उसे स्वीकार करना, माने अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। और संसद में अगर अनुमोदन अनिवार्य है तो इसका मतलब संसद किससे बनी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, तो लोकसभा उसमें आ गई, ठीक है। ऐसे वो अन्य कार्य करती है। राष्ट्रपति को सर्व क्षमा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, राष्ट्रपति अगर किसी को क्या है, सर्व क्षमा माने उसे अगर पूर्णतः बरी करना चाहता है, जैसे मृत्युदंड से किसी को अगर बिल्कुल क्षमा कर देना चाहता है, ठीक है, तो उसे क्या है, वो उसका स्वविवेक नहीं है, माने वो अपने विवेक से नहीं कर रहा है, बल्कि उसे क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह से, माने संसद की सलाह से ही उसे ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ। अगर आपको सच में समझ में आता है, ठीक है, अच्छा लगता है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, और नहीं कुछ तो कम से कम कमेंट जरूर किया करिए कि आज इम्प्रूवमेंट कैसा लगा। अभी मैं भी आप इस मामले में फ्रेशर हूँ, जबकि क्या है, मैं बोर्ड पे ही पढ़ाना कंफर्ट करता हूँ, बोर्ड पे धड़ल्ले से पढ़ाया हूँ बहुत लंबे समय तक, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और हाँ, मैं आगे बता दूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक इसी के आगे माने राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में, और इस तरीके से संघीय सरकार के बारे में भाग 5 समाप्त हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम लोग यहाँ रुकते हैं। थैंक यू क्लास।